पहले मैंने स्क्रॉल किया डीसी में, जब डीसी में मेरा नाम नहीं दिखा तो मुझे थोड़ा हार्ट बीट तेज हो गई कि शायद इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ है क्या। मैं लाइब्रेरी में थी तो नीचे गई और अपने भैया को कॉल किया। भैया भी मतलब विश्वास नहीं कर पाए, उन्होंने बोला एक बार और अपना रिजल्ट अच्छे से देखो तुम। 5 इंटरव्यू दिए हैं आपने, नहीं? क्योंकि 4 बार जब आप फेल होते हैं कंटिन्यूसली, जी जी, देन 5वीं बार आपका नंबर आता है, वो भी डीएसपी की पोस्ट पे, तो एक ट्रस्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा वो हो जाता है कि कहीं और किसी का नाम तो नहीं है। आप बहुत सारे रिसोर्स के पीछे भागोगे तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप जितने लिमिटेड रिसोर्स रखेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो सिलेक्शन के आप बहुत करीब होंगे। हम सिलेक्ट हो गए, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये टॉपर्स कुछ अलग ही लिखते होंगे, वो कुछ अलग ही पढ़ते होंगे। ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे भी लगता था जब तक मैं स्टूडेंट थी, टॉपर्स इतना क्या अलग करते हैं कि जो हम नहीं कर रहे हैं। इंटरव्यू देने से पहले डर लगता था? हेजिटेशन होती थी कि हाँ कैसे बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। जब ऊपर ले जाते हैं और बिठाते हैं तो वहाँ मतलब हाथ पैर थोड़े कांपने लगते थे। मेरी जर्नी रही है उसमें मेरे माता जी ने और भैया ने बहुत अधिक संघर्ष किया है। जब रात को मुझे नींद आती थी तो मैं एक बार अपनी माता जी का चेहरा देखती थी कि नहीं, तुझे बहुत अधिक मेहनत करनी है और सिलेक्शन तो ज़रूर लेना है। तो जो अगली चीज़ जो होने वाली है, ज़्यादा हो रहा है क्या मेरा स्पीड? नहीं, मेरी भी स्पीड ज़्यादा तेज़ है ना। ठीक है, थोड़ा सा पानी पिला देना है। जैसा कि मैंने बोला आपको कि नोट्स वगैरह है। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 का रिजल्ट आ ही चुका है और हमारा ये सेकंड पॉडकास्ट होने जा रहा है। पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं जो हमारे गेस्ट है उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, बाकी आपको वो डिटेल से पूरा बताएंगे। उनकी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र में दूर दूर तक कोई इस पद पर नहीं सिलेक्शन लिया है अभी तक। ना एजुकेशन से इतना नाता है क्योंकि उनका पृष्ठभूमि जो रहा है वो फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है किसान परिवार से रहे हैं, तो काफ़ी कुछ इसमें बहुत डिटेल से बात होने वाली है। इस पॉडकास्ट में बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी होने वाली है क्योंकि लगातार इन्होंने 5 इंटरव्यू दिए हैं और फाइनली 5वें इंटरव्यू में जाके इनको डीएसपी का पोस्ट मिला है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं पूजा जी जाट, जिनका मैंने आपको बता ही दिया है कि इनका पोस्ट जो है डीएसपी में हुआ है और रैंक जो है 7 है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। स्वागत है मैम आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, आपने प्लेटफॉर्म प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शुरुआत करते हैं अब। जी, आप कंफर्टेबल हैं? जी। सिलेक्शन जिस दिन आया जी, उसके पहले क्या कर रहे थे आप? मतलब जब रिजल्ट आया था उसके पहले क्या चल रहा था? चूँकि पता था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, शाम तक आ सकता है, तो मैं वही अपना बार बार व्हाट्सअप खोल के और वेबसाइट पे जाके चेक कर रही थी कि आज रिज़ल्ट आने वाला है। परंतु शाम तक ऐसा लगने लगा था कि शायद आज आयोग रिज़ल्ट जारी नहीं करेगा, तो फिर अपना वही मैं पढ़ने लगी थी मेंस का। उसके पश्चात संजय गुप्ता जी ने जब ट्वीट किया कि आज रिज़ल्ट आ सकता है तो मैंने देखा फिर, और साइट पे जैसे ही खोला तो रिज़ल्ट जारी हो चुका था। मैंने देखा अपना नाम, पहले मैंने स्क्रॉल किया डीसी में, जब डीसी में मेरा नाम नहीं दिखा तो मुझे थोड़ा हार्ट बीट तेज़ हो गई कि शायद इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ है क्या। तो फिर मैंने और स्क्रॉल किया तो नीचे डीएसपी में मेरा नाम था। तो वो देख के सबसे पहले तो मैं रियलाइज़ नहीं कर पाई कि ये मतलब कैसा मोमेंट है। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी में थी तो नीचे गई और फिर सर्वप्रथम अपने भैया को कॉल किया। भैया भी मतलब विश्वास नहीं कर पाए, उन्होंने बोला एक बार और अपना रिजल्ट अच्छे से देखो तुम। तो फिर मैंने एक बार और देखा और उनको बताया। फिर धीरे धीरे जब कॉल आने लगे मुझे तो हाँ लगा कि हाँ अपना सिलेक्शन हो गया है। मतलब भरोसा नहीं हो रहा था खुद के ऊपर, है ना? क्योंकि आपने लगातार आपने बताया कि 5 इंटरव्यू दिए हैं आपने, नहीं? क्योंकि 4 बार जब आप फेल होते हैं कंटिन्यूसली, जी जी, देन 5वीं बार आपका नंबर आता है, वो भी डीएसपी की पोस्ट पे, तो एक ट्रस्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा वो हो जाता है कि कहीं और किसी का नाम तो नहीं है। वही, और ऐसा भी है कि मैं पीडीएफ में केवल मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट में केवल पूजा नाम लिखती हूँ। तो मेरे दोस्तों परिवारजनों इनको भी बहुत उसमें दिक्कत हुई कि पूजा जाट देखते हैं पूरा नाम, और मैं जाट अपने डॉक्यूमेंट में लिखती नहीं हूँ, तो केवल पूजा लिखा था। तो उससे भी थोड़ा उनको संशय हुआ कि शायद इसी का हुआ है कि किसका हुआ है। तो सर इस कारण काफ़ी हैप्पीनेस होती होगी ना जब अपना नाम एक एस्पिरेंट से एक डीएसपी की पोस्ट वाला जो देखते हैं हम ना, मतलब वो मोमेंट एक अलग ही होता है। जी, बहुत अच्छा लगा। शुरुआत करते हैं, आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए हमें। आप कहाँ से हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें। जैसा कि आपने बताया मेरा नाम पूजा जाट है और मैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले के गांव हरवार की निवासी हूँ। और मेरी जो एजुकेशन है वो प्रारंभ से हरवार जो गांव है मेरा वहीं हुई है, और मेरा जो ग्रेजुएशन नीमच जिले से श्री सीताराम जाजू गर्ल्स कॉलेज है वहाँ से हुई है। तो प्रारंभ से ही मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरा शिक्षा का स्तर रहा है वो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से ही हुआ है। सारी पढ़ाई मेरी गवर्नमेंट स्तर से ही हुई है। ओके,
आपकी फैमिली वगैरह के बारे में? मेरे जो पिताजी हैं मतलब एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं और भैया भी उन्हीं की हेल्प करते हैं और माताजी एक हाउसवाइफ है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जो जर्नी है उसमें मेरी माताजी और भैया का जो योगदान है वो बहुत अधिक रहा है। उन्होंने बहुत मोटिवेट भी किया है, साथ ही साथ फाइनेंशियली जो उन्होंने जो संघर्ष किया है, पर मुझ तक जिस संघर्ष को नहीं आने दिया कि फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करना है, पैसे कैसे अरेंजमेंट करने हैं, वो उन्होंने अपने स्तर तक रखा और मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो ये जो सिलेक्शन है सर वो उन्हीं दोनों के लिए है सर। बिल्कुल। MBPSC का जो है जी पहले से आपका डिसाइड था इसी फील्ड में आना है? जी सर, ये जर्नी मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं 9th क्लास में थी, हमारे जो सर इंस्पेक्शन पे आए थे कलेक्टर सर, तब से मुझे लगा कि ये कौन है, इस पोस्ट पे कैसे जा सकते हैं। तो बैक ऑफ द माइंड तो मेरे दिमाग में हमेशा से था, परंतु वापस ग्रेजुएशन करने लगे और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को छोड़ दिया था कि अब तो BSc कर रही थी तो सोचा कि MSc करेंगे और उसके पश्चात कुछ आगे करेंगे। परंतु जब हमारे कॉलेज में जब मैं 2nd ईयर में थी, विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रोग्राम हुआ, उसमें बताया गया कि उसमें भी कलेक्टर सर SP सर आए थे हमारे ज़िले के। तो उन्होंने बताया कि कैसे आप इस तैयारी को कर सकते हैं, कैसे आप मतलब इस पद को हासिल कर सकते हैं, कैसे प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज होते हैं। उसके पश्चात मैंने ठान लिया था कि करना तो PSc ही है, चाहे ज़्यादा समय लग जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि समय तो बहुत अधिक लगा है मुझे 2019 से 2023 तक, परंतु फाइनली आई अचीव। जब बैक टू बैक आप फेल हो रहे थे, जी फेल थोड़ा सा वर्ड सुनने में लगता है लेकिन हमको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है क्योंकि हम हुए हैं। इस चीज़ को आपने कैसे ओवरकम किया? क्योंकि माइंड में वही चलता है कि हर बार की तरह इस बार भी ना हम लिस्ट में नाम ना हो। जी सर, मैं बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हम PDF खोलते हैं और अगर अपना नाम नहीं होता है, वो जो हर बार जो असफलता थी वो कहीं ना कहीं एक माइंड में तनाव पैदा करती थी कि शायद अब नहीं हो पाएगा, शायद PSc मेरे लिए नहीं बनी है, मुझसे PSc नहीं हो पाएगी। तो ऐसा अब मेरे मन में ख्याल आने लगे थे कि नहीं हो पाएगा। पर जो मेरे भैया और माताजी का मुझ पे विश्वास था और जो मेरे दोस्तों का भी मुझ पे विश्वास था कि नहीं तू कर लेगी, कुछ भी हो जाए तेरे अंदर जो है ना डेडिकेशन। मेरे दोस्तों को लगता था कि हमारे अंदर वो डेडिकेशन नहीं है जो तेरे पास है, तू कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा पढ़ती रहती है, तेरे अंदर जो डेडिकेशन है हम लिख के दे देते हैं कि तेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा एक दिन। तो सर कहीं ना कहीं इस प्रकार से मतलब थोड़ा खुद को मोटिवेट करने में दोस्तों का बहुत सहायता मिली। परंतु जब PDF में नाम नहीं आता है तो वो मतलब एक असहनीय दर्द बोल सकते हैं कि बहुत बुरा लगता है, किसी को बता भी नहीं सकते। जब गांव वाले पूछते हैं, आसपास के लोग पूछते हैं कि इस बार भी नहीं हुआ, तो उनको फेस भी नहीं कर पाते हैं सर। परंतु इस बार जब मेरा PDF में नाम आया तो मेरे गाँव वाले, मेरे परिवारजन सभी बहुत खुश हैं। सर बोलते हैं ना कि एक सफलता बहुत सारी असफलताओं को ढक लेती है, तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मतलब बहुत कुछ बदल जाता है नहीं? जी। सिलेक्शन के पहले नहीं होता है तब, और आज सिलेक्शन हो जाता है। जी जी, मतलब हमारे खुद के अंदर बदलाव आ जाता है आई थिंक नहीं जी। और एक अंदर से एक जो फीलिंग होती है उसको बता पाना, मतलब शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। जी सर। है ना? अब शुरू करते हैं, हम तीनों स्टेज के बारे में बात करेंगे, जी। लेकिन हम मेंस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मेंस ही ज़्यादा सिलेक्शन का फैक्टर रहता है। जी। अगर मेंस आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो आपका सिलेक्शन जो होने के चांसेस है वो बढ़ जाता है। जी। प्री का बताइए मुझे, क्योंकि प्री भी निकालना एक अपने आप में एक बड़ी बात होती है जब आगे की स्टेज पे आप आगे बढ़ते हैं। PSc के लिए प्री एक एंट्री टिकट है, अगर वो हम नहीं मिलेगा तो हम मेन से इंटरव्यू की बात कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमें प्री क्वालिफाई करना है तो मुझे लगता है सिलेबस को बहुत अच्छे से देखना है। जो 10 यूनिट हमारी दी गई है उनका एक एक शब्द आपको इतने अच्छे से पढ़ना है, उसके बारे में जहाँ से भी आपको नॉलेज गेन कर सकते हैं उस नॉलेज को गेन करना है। और उसके पश्चात उसके अपने को शॉर्ट नोट्स अगर हम बना सकते हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं और बार बार उन्हीं जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहिए। और MCQs, मुझे लगता है कि अगर प्री आपको क्वालिफाई करना है तो जितने अधिक आप MCQs लगा सकते हैं, घटना चक्र के हो गए या फिर मार्केट में लूसेंट भी आती है उसके भी आप MCQs लगा सकते हैं। तो जितने अधिक अगर आप MCQs लगाते हैं तो आप सिलेक्शन के उतने ही करीब होते हैं सर। और मैंने भी हर बार यही किया क्योंकि मेरा लगातार 5 बार से प्री क्वालिफाई हुआ था। कहीं ना कहीं मैंने बहुत अधिक MCQs लगाए और जो यूनिट थोड़ी सरल है जैसे कि जनजाति वाली यूनिट है तो आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं और 10 में से 10 नंबर भी ला सकते हैं। तो ऐसी यूनिट पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। प्री के भी आपने नोट्स बनाए थे? हाँ, मैंने मतलब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है कि हाँ मेरे को याद नहीं हो रही है, बार बार मतलब कहीं भूल जा रही हूँ, तो उनके शॉर्ट मतलब 1-2 पेज के ऐसे बना लिए थे।
ताकि मुझे लास्ट टाइम में वो चीज़ें रिकॉल करके जाऊं। जैसे कि जनगणना है, तो हर बार हम देखते हैं कि एक प्रश्न आना या 2 प्रश्न 3 प्रश्न उससे आते ही हैं। तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे कि हाँ जब जा रहे हैं अंदर तो एक बार देख लूँ सरसरी निगाहों से, तो हाँ कंफर्म हो जाएगा कि इससे प्रश्न कोई गलत नहीं होगा अपना। नोट्स के लिए परेशान हो रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चाहे आपको एमपीपीएससी यूपीएससी का मेंस का चाहिए, प्री का चाहिए या टेस्ट चाहिए, रीजनेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है, वो भी घर बैठे। नीचे नंबर दिया गया है, इस पे आप वो सब मैसेज करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए। घर बैठे आपको रीजनेबल प्राइस में सारी चीज अवेलेबल हो जाएगी। चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। 10 जो यूनिट है सारी पे अच्छी कमांड थी आपकी, कि कोई यूनिट परेशान करती थी? कोई लगता ना कि यार पॉलिटी थोड़ा सा या फिर जनजाति वाला जो है वो याद नहीं होता है, तो आपके साथ में भी ऐसी चीजें रहती? सारी यूनिट तो आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ प्रश्न कहीं से आ जाते हैं तो वो हो जाता है। जैसे कि मेरे थोड़ा करंट अफेयर जो रहता था उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो जाते थे, क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देती थी, करंट अफेयर पे थोड़ा कम कमांड कर पाती थी। परंतु मेरी बाकी ज़्यादा कमांड थी तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि इतना स्कोर हो जाता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। हर बार आपका प्री तो क्वालिफाई हो जाता, अच्छे नंबर से होता होगा? हाँ हाँ, कितना क्या स्कोर रहता था अगर प्री? 80 अबव ही रहता था। 85 भी क्रॉस किया? 21 में किया था शायद। 21 में किया था। तीनों में अच्छी कमांड थी, इंटरव्यू को छोड़ के थोड़ा सा अगर बोला जाए हाँ, तो हाँ। हो सकता आपकी तरफ से तो बेस्ट देते होंगे आप, हाँ, पर कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हो सकता कहीं ना कहीं मेंबर को कुछ लग रहा होगा कि हाँ, उतना बेस्ट नहीं हो पा रहा जितना वो चाहते हैं आपसे। इंटरव्यू का बताऊं तो सर, मतलब एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं, तो थोड़ा लोगों से इतना कभी मिलना जुलना और बात करने का वो इतना एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, तो इस कारण से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिक्कत दे रही थी हर बार। परंतु इसमें भी मैंने बहुत अधिक सुधार किया, अपने जो दोस्त थे उनके साथ ग्रुप डिस्कशन किया, बहुत अधिक मॉक दिए, तो उससे कहीं ना कहीं सुधार हुआ। हम इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा मेंस ले लेते हैं, सीक्वेंस से चलेंगे। मेंस में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नोट्स वगैरह भी बनाए हैं हमने, तो जो अगली चीज जो होने वाली है, ज्यादा हो रहा है मेरा स्पीड? नहीं, मेरी भी स्पीड ज़्यादा तेज है ना। दोनों आराम से बोलो, ठीक है? थोड़ा सा पानी पिला देना है। जैसा कि मैंने बोला आपको कि नोट्स वगैरह है, मैम ने नोट्स वगैरह बनाए थे, तो जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम नोट्स और टेस्ट कॉपी भी रखी है, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, कैसे बनाएं, तो इसके बारे में भी डिटेल से बात होगी। तो हम शुरुआत करते हैं आपके मेंस से। क्या प्लानिंग रहती थी आपकी नोट्स बनाने की? कैसे आप हमेशा मेंस को क्वालिफाई करते थे? जैसे कि मेरे लगातार हमेशा प्रारंभ से ही मेंस क्वालिफाई रहा है, तो मेरा पहले ऐसा मानना था कि शॉर्ट नोट्स ज़रूरी नहीं है, हम बिना शॉर्ट नोट्स के भी कर सकते हैं। तो मैं अधिकतर जो सिलेबस कवर होता था वो आकार IAS के जो नोट्स वगैरह है तो उससे ही मैंने पढ़ा है। तो मेरा ऐसा रहता था कि मैं उन चीज़ों को हाईलाइट कर लूँ जिनको बार बार पढ़ना है। परंतु जब इतनी बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे लगा कि जो टॉपर्स वगैरह भी बोलते हैं, तो मुझे अब अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। और 22 में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, 23 में भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना के अपना जो सारा रिविज़न किया है। तो मुझे लगता है कि आपको भी शॉर्ट नोट्स मैंडेटरी हैं, क्योंकि आप बहुत सारे रिसोर्स के पीछे भागोगे तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप जितने लिमिटेड रिसोर्स रखेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो सिलेक्शन के आप बहुत करीब होंगे। तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि ये नोट्स बनाए हैं, तो इनमें वही चीज़ें मैंने कवर किए जो मुझे याद नहीं होती थी, या फिर जो मुझे लगता था कि हाँ इनकी संभावना अधिक है एग्जाम में आने की, तो उन पॉइंट को मैंने अधिक कवर करने का प्रयास किया है। अच्छा, नोट्स की हम बात करें, कितना क्या समय लगा होगा आपको एक बार बनाने में? मतलब फर्स्ट टाइम आपने जब बनाना स्टार्ट किया था। और एक और चीज़, ये नोट्स मेरे सामने बुक है पूरी, अब मुझे स्टार्टिंग में अगर कुछ नहीं पता मुझे पर बनाना रहेगा तो कैसे बनाऊँ मैं? कैसे उसमें से कंटेंट डिसाइड करें कि ये चीज़ हमें नोट्स में नोट करना है और ये चीज़ को इग्नोर करना है हमें? इसके लिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है बहुत अच्छे से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2 चीज़ें हैं जिनको अगर आप सामने रख के नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स में कभी कोई गलती नहीं होगी, और आपको ये जो सारे प्रश्न हैं वो भी उसी के अंदर से आएंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं या क्या ट्रेंड रहा है पीएससी का। उसको देखने के पश्चात आप सबसे पहले, जैसे आपने बुक खरीदी है, एक बार पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है? और जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ यार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है, इसमें और अधिक प्रयास कर सकते हैं, तो आप उन चीज़ों को एड ऑन करते जाइए या फिर उनको हाईलाइट करते जाइए। और जब आप नोट्स बनाते हैं तो फिर उन चीज़ों को अपने नोट्स में कवर कर लीजिए। अच्छा, धीरे धीरे फिर आपको आदत हो गई नोट्स बनाने की, यानी कि धीरे धीरे, पहले हो सकता थोड़े बेस्ट नहीं हो पाएंगे, अच्छे नहीं बन पाएंगे, नहीं, लेकिन आप
धीरे धीरे काम करते जाते हो तो फिर हाँ, जैसे प्रारंभ में तो देखते हैं कि जो नोट्स है वो पूरी, हमारी जो बुक है वो पूरी नोट्स में आ जाती है, पूरा ही कवर कर लेते हैं हम इस चक्कर में कि नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हम समझ नहीं पाते। परंतु जब आप प्रारंभ से ही, मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि हमको क्या क्या चीज़ें कवर करना है। अगर उसके अनुसार आप नोट्स बनाते हैं ना तो आपके नोट्स बिल्कुल परफेक्ट होंगे और उसी में से आपके प्रश्न आ जाएंगे। नोट्स आपने सभी पेपर के बनाए थे? नहीं, सभी के नहीं बनाए थे। किस किस के बनाए थे? जैसे कि मुझे लगता था कि अभी तो जैसे कि ये चॉइस के लिए मैंने इकोनॉमिक्स वगैरह के बनाए हैं। हाँ। उससे पहले जो साइंस का जो था, साइंस मेरा जैसे साइंस बैकग्राउंड ही रहा है, तो साइंस के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि जल्दी से रिवीजन हो जाए। तो वो 10 यूनिट के लगभग उसमें भी मुझे जो यूज थ्रू है, जैसे फिजिक्स मेरा रहा है तो उसके नहीं बनाए, जो मुझे लगा कि हाँ बनाने की आवश्यकता है, उन चीज़ों के मैंने नोट्स बनाए। नोट्स में हमें जो याद है और जो हम चीजें भूल रहे हैं, किसको इंक्लूड करना चाहिए उनमें? याद है उनको तो ऑब्वियसली नहीं इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। जो आपको बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहा है, या फिर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको मतलब कैसे हम याद रखेंगे, तो उनको अपने नोट्स में उनको हाईलाइट करके उतार लीजिए। फिर बार बार आप उनको रिवीजन करोगे तो आप उसके साथ गो थ्रू होंगे। प्रिपरेशन में अगर बात करें, काफ़ी सारे एस्पिरेंट ये रहते हैं जो 12th पास आउट होते हैं, फिर जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है, वो कई बार मुझे भी कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि कोचिंग बता दीजिए, बेस्ट कोचिंग का कितना रोल रहता है? करना चाहिए कोचिंग, या ना भी करो तो भी सिलेक्शन हो जाता है? कोचिंग का ऐसा रोल है कि जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरा प्रारंभिक जो स्टेज है, जो मूलभूत कड़ी है हमारी, अगर वो हमें मजबूत बनाना है कि हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते कि अकबर कौन था, संविधान क्या है, ये जो नॉर्मली प्रश्न है कि बच्चे नहीं जानते कि इनके बारे में, तो मुझे लगता है कि प्रारंभ में एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों से भी गो थ्रू नहीं है तो इनको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें हैं, आपका सिलेबस ये है, और टीचर का भी बहुत योगदान होता है कि कैसे आपको चीज़ें पढ़ना है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, आप गांव में रह रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो डिजिटल ज़माना है, मेरा ऐसा मानना है कि आप मोबाइल से और इनसे भी बहुत अच्छे से सेल्फ तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि प्रारंभ में अगर आप मोबाइल से भी सीखेंगे या कोई कोचिंग का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उससे भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। हाँ, पर जरूरी नहीं कि आप अच्छी कोचिंग करने, नहीं, जिसको अफोर्ड करने में जैसा आप अफोर्ड कर सकते हो, और अगर नहीं भी कर पाओ तो आप NCERTs पढ़िए, जिससे आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से हमें ना सोल्व करना है। कोई पेपर ऐसा जिसने आपको, जो आपके लिए टफेस्ट पड़ा, मतलब टफ रहा, जिसको चैलेंज आए पढ़ने में या फिर उसको तैयार करने में, या फिर जिसमें स्कोर कम आता था आपका, या फिर टेस्ट वगैरह लगाते थे उस टाइम भी, ऐसा कुछ? हाँ, थोड़ा जो साइंस, मेरा वैसे साइंस बैकग्राउंड ही है, और मेरे साइंस में जो नंबर है वो हमेशा से थोड़े कम ही रहे हैं। जैसे कि हम पेपर में देखें, थर्ड पेपर में उतना अधिक स्कोर नहीं कर पाती थी मैं, परंतु जब मैंने प्रयास किया, जैसे 22 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 23 का जो जर्नी है वो मेरे लिए थोड़ी दुखदायी भी रही, क्योंकि जो 23 की जर्नी है उसके दौरान मुझे टाइफाइड हो गया था। और टाइफाइड के दौरान मुझे पढ़ना पड़ा, और लगभग मैंने 1 महीने ही तैयारी की थी मेंस की, क्योंकि 22 का उससे जस्ट पहले हुआ था, तो वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ के दिया था। तो कहीं ना कहीं जो 22 की मेरी तैयारी थी वो 23 में मुझे बहुत अधिक काम आई, और फिर जो नहीं पढ़ पाई, फिर भी जो चीज़ें मेरी बस रिवीजन करना था मुझे, तो रिवाइज करके मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और फाइनली बहुत अच्छा स्कोर हुआ। अगर कुछ हम स्टैंडर्ड बुक की बात करें, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एथिक्स वगैरह में हो गया, हिंदी वाला पेपर हो गया, निबंध वाला हो गया, तो इनमें क्या क्या सोर्स फॉलो किए थे, अगर आप बताना चाहें तो? जी, किसी भी कोचिंग का भी हो तो आप बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो आपने फॉलो किया बस वही बताना। मेरा सर, मैं बताना चाहूँगी कि 80 से 90% जो सिलेबस मैंने कवर किया है वो आकार IAS के जो नोट्स है उनसे ही मैंने तैयार किया है। जैसे पॉलिटी के लिए मैंने अपनी लक्ष्मीकांत जो बुक आती है उससे भी कवर किया था। बाकी जो हिंदी के लिए जो मयंक सर की जो बुक है उससे भी मैंने थोड़ा अपना हिंदी को प्रिपेयर किया था। ठीक, मतलब एक कोचिंग से आप पढ़ सकते हो, चाहे कोई सी भी हो सर, है ना। वो और चीज़ें आपको अपने अनुसार जोड़नी पड़ती है। जैसे टेलीग्राम चैनल है तो उस पर भी बहुत सारी कोचिंगों के कुछ चीज़ें डलते रहते हैं, तो उनसे अपने को लगता है कि यार अपने नोट्स में ये चीज़ें नहीं है, तो आप उनको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन करिए।
और चैट जीपीटी का ज़माना है आजकल। तो मैं भी क्या करती थी कि अपना जो चैट जीपीटी से कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिनका हम एग्जाम्पल बहुत अच्छे से डाल सकते हैं, जैसे एथिक्स वगैरह में, तो मैं उनसे सर्च करती थी और अपने जो नोट्स हैं उनमें ऐड ऑन करती थी सर। टेलीग्राम का आपने बोला? जी, टेलीग्राम मेरा भी बना जी हुआ है। जी सर, आपका वहाँ भी से कुछ मैंने- फायदा हुआ आपका? जी जी सर, मैंने अगर आपका बताना भी चाहे तो कुछ। टेलीग्राम ज्वाइन किया था मैंने आपका। तो जो इंटरव्यू के क्लिप आते थे, जो आप पीएससी के बाहर जो इंटरव्यू हाँ। करते हैं, तो उसका भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें बहुत फ़ायदा हुआ है। साथ ही साथ जो आप मेंस के नोट्स और कॉपीज़ वगैरह डालते हैं टॉपर की, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को थैंक मिला। यू सो मच। मैंने कोशिश वही करता था कि जैसे आपसे भी मांगा था मैंने कि कुछ नोट्स वगैरह हो, ताकि जो भी तैयारी करें एक बार आइडिया हो जाए कि जी। ये कुछ अलग नहीं है। क्योंकि हम सिलेक्ट हो गए, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये टॉपर्स कुछ अलग ही लिखते होंगे, वो कुछ अलग ही पढ़ते होंगे। ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे भी लगता था जब तक मैं स्टूडेंट थी, टॉपर्स इतना क्या अलग करते हैं कि जो हम नहीं कर रहे हैं। पर जब देखते थे तो वो भी बोलते हैं कि हाँ भी हम में से ही है, पर ऐसा लगता था ये तो बोलने की बात है, हमारा तो हर बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पर मैं बताना चाहती हूँ, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर आप सही में उसके साथ आपको लगता है कि हाँ मैं पॉजिटिवनेस के साथ और हमेशा तैयारी कर सकता हूँ, मेहनत कर रहे हैं, तो उनका जो सिलेक्शन है वो अवश्य होगा। क्योंकि जब मेरा हो सकता है तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों का हो सकता है जो सही में मेहनत कर रहा है। बिल्कुल। अब हम आएंगे इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने लगातार इंटरव्यू दिए हैं, 5वें इंटरव्यू में जाके सिलेक्शन हुआ है। देख सकते हो इतना पेशेंस रखना, एंड तक पहुँचना और फिर सिलेक्शन ना होना, जी। तो काफ़ी कुछ रहा होगा। इंटरव्यू का बताइए मुझे, शुरू से पहले कुछ दिक्कत आती थी इंटरव्यू में और बाद में क्या आपने सुधार किया उसमें? जैसे मैंने बताया कि मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ और मेरी जो पढ़ाई है वो भी नॉर्मली स्कूल से, गांव के स्कूल से ही हुई है। तो जो अपना किसी से बात करने का जो कौशल है वो इतना ज़्यादा मेरा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया था कि मैं बहुत अच्छे से लोगों से बात कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपका व्यक्तिगत जो कौशल है वो अच्छे से मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। परंतु मैंने इस चीज़ पे बहुत अधिक कार्य किया, जैसे कि टीचर्स सर ने वगैरह ने मुझे गाइडेंस प्रोवाइड किया कि आप जो मिरर टॉक है वो कीजिए और बार बार अपना खुद का सेल्फ वीडियो बनाइए और मतलब प्रश्न पूछिए स्वयं से। तो मैंने इस पे बहुत अधिक प्रयास किया और बहुत अधिक मॉक दिए। इस बार भी मैंने मॉक देने का प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दूँ, ताकि जो मुझ में कमियां हैं वो मैं सुधार सकूं और उन पर कार्य कर सकूं। तो सर इसी का परिणाम है कि इस बार मेरा माननीय मेहरा सर का बोर्ड था और मुझे 130 नंबर मिले हैं। तो ऐसा मेंस में भी मेरा जो स्कोर है वो 716 रहा। तो इस कारण से सर मुझे लगता है कि आप स्वयं में जितना अधिक सुधार कर सकते हैं, और ये जो इंटरव्यू की जो जर्नी है आपकी, जो ये तीसरे स्टेज पे आने के बाद नहीं शुरू होनी चाहिए, ये प्रारंभ से ही, जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तब से ही आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन चालू हो जाती है कि कैसे आप किससे बात करते हैं, कैसे आप लोगों से मिलते हैं जुलते हैं। तो ये चीज़ प्रारंभ से ही आपकी तैयार होनी चाहिए। इंटरव्यू देने से पहले डर लगता था आपको? हेजिटेशन होती थी कि हाँ कैसे बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। जब ऊपर ले जाते हैं और बिठाते हैं तो वहाँ मतलब हाथ पैर थोड़े कांपने लगते थे कि हाँ अच्छे से हम बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर इस बार जो था मेरा 23 का, मुझे बहुत अधिक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने जो सर हैं आशुतोष ओझा सर, तो उनसे भी गाइडेंस लिया था कि कैसे हमको कॉन्फिडेंस रहना है। वो जो उनका मार्गदर्शन था वो मुझे बहुत काम आया और इस बार मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ गई थी। और जैसा कि परिणाम आप देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, जब बहुत जाके आप बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। नहीं जी सर, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपनी जो बात है वो सही से नहीं रख पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन रहेंगे। इस जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट जिसने अभी तक याद है और उसी मोमेंट से, या फिर वो रहता ना हमारे माइंड में कि ये वजह थी सिलेक्शन होने की मेरी, कुछ याद है ऐसा? ये जो मेरी जर्नी रही है उसमें मेरे माताजी ने और भैया ने बहुत अधिक संघर्ष किया है। तो उनको ऐसा था कि मुझे इनको सिलेक्शन तो लेके देना है, भले कुछ भी हो जाए, मुझे कितने भी मेहनत करनी पड़े। जब रात को मुझे नींद आती थी तो मैं एक बार अपनी माताजी का चेहरा देखती थी कि नहीं, तुझे बहुत अधिक मेहनत करनी है और सिलेक्शन तो ज़रूर लेना है। तो कहीं ना कहीं मेरी माताजी और जो भैया है वो बहुत अधिक मोटिवेट किया और उसी के कारण सर आज सिलेक्शन हो पाया है। तो मतलब वही कि मम्मी पापा और जी भैया जी जो परिवार परिवार वाले ने। अगला जो है सोसाइटी वगैरह का
कभी चैलेंज आया आपके सामने? हाँ सर, जब घर जाती हूँ, यहाँ इंदौर में ही पढ़ाई करती थी, तो घर जाती थी तो लोग पूछते थे कि अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है, शायद होगा भी या नहीं होगा। और मुझसे ज़्यादा मेरे माता पिता और भैया को ये चीज़ें झेलनी पड़ती थी कि इतनी एज हो गई, अभी तक विवाह नहीं किया। तो ये जो कुछ कारण थे उनको बार बार परेशान करते थे, परंतु फिर भी उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि नहीं नहीं अब पढ़ना बंद करो, बहुत समय हो गया। उन्होंने थ्रू आउट दिस जर्नी मुझे बहुत अधिक सपोर्ट किया है सर। मतलब गाँव जाते तो ऐसी चीज़ें होती है कि कोई ना कोई तो पूछता ही है ना, हाँ, क्या चल पूछता रहा है है जी सर कि क्या चल रहा है, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा। तो खुद के मन में भी आता था। मैं बहुत कम ही घर से बाहर निकलती थी कि कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे उनको। सही है। तो ऐसा सर। सबसे ज़्यादा कौन सा स्ट्रेस आपको टफ लगता है प्री मेंस इंटरव्यू? जैसा कि सर हर बार मेरा प्री मेंस तो क्वालिफाई हो ही रहा था, तो मुझे तो इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा कठिन लगा कि हाँ, इंटरव्यू को बहुत अच्छे से करना चाहिए। और इंटरव्यू कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपकी तैयारी हो जाती है, ये प्रारंभ से ही जब से आप तैयारी शुरू करते हैं तो वही इंटरव्यू की जर्नी आपकी चालू हो जाती है सर। अभी क्या गोल है वैसे? अब डीएसपी बन गए आप, डीएसपी से सेटिस्फाई हैं आप या डीसी बनना है आपको? वैसे सर मेरी ड्रीम पोस्ट ही थी कि मुझे डीएसपी बनना है, और मेरे जो सारे दोस्त थे वो मुझे प्रारंभ से ही डीएसपी कह के ही बुलाते थे कि डीएसपी में आ गए। तो ऐसा मतलब प्रारंभ से ही मेरा रहा है। परंतु यदि अभी भविष्य में यदि लगता है कि डीसी के लिए तैयारी करना है तो फिर देखते हैं। अगर आपको डीसी मिलता अभी जी और डीएसपी ना मिलता तो जितना आप अभी खुश हैं डीएसपी को लेकर, क्या उतना खुश हो पाते जी या फिर ज़्यादा? सर मेरी खुशी बराबर ही रहती है। बराबर ही मुझे रहती है। कोई इतना डीएसपी मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ भी सर। आपका डेली मोटिवेशन का कोई सोर्स? अपनी माताजी का चेहरा सर। अगर डीएसपी नहीं बनती तो फिर क्या होता? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा 25 का भी मेंस था, तो मैं तैयारी तो कर ही रही थी। अभी तक मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया था, क्योंकि मुझे अपने आप पर इतना मतलब क्या बताऊं कि ज़्यादा ही विश्वास था कि मेरा पीएससी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, उसके पश्चात मैं निरंतर यही तैयारी कर रही थी। पर अब जो थोड़ा मुझे लगने लगा था कि शायद क्या पता नहीं हो पाएगा, तो मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अभी अप्लाई किया है। तो फिर सोचा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे, परंतु भगवान की कृपा रही तो सर इस बार सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब एंड करते हैं। लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिए, 3 चीज़ें जिसने आपको आज एमपीपीएससी में फाइनल डीएसपी बना दिया। पहला है जो पेशेंस है आपका, दूसरा है हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जो रहा वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहा, और तीसरा है पारिवारिक सपोर्ट, ये और दोस्तों का साथ सर। ओके। मेरी जो मोटिवेशनल लाइन है जिसे मतलब मैं रोज़ पढ़ती थी कि मुझे लगता था कि हाँ मैं कर पाऊंगी इसे देखते हुए। कौन कहता कि आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही यारो। मतलब ये लाइन जो है ना, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि एस्पिरेंट में मैंने सुनी थी, तो मतलब एक अलग ही फील होता है इससे वही ऑफिसर वाली जो फीलिंग है ना वो वहीं से आ जाती है इन लाइनों से कि जी वो एक थोड़ा मोटिवेशन तो ज़रूरी होता है, और फिर लगता है कि हर बार नहीं हो रहा पर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा हमसे। तो ये मतलब एक मोटिवेशन लाइन के रूप में हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, और 2 दिन बाद ही अपना पॉडकास्ट शूट हो गया रिजल्ट के बाद। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्लेटफॉर्म प्रदान किया उसके माध्यम से मैंने अपनी जर्नी शेयर की, और मेरा ऐसा मानना है कि इस जर्नी से अगर बच्चे मोटिवेट होते हैं तो, और जिस प्रकार मैंने जो कठिनाइयाँ फेस की और प्रारंभ में जो गलतियाँ की वो बच्चे नहीं करें, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि आपको मैम ने जो बताया सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेगी आपकी इस जर्नी में। कहीं ना कहीं इनकी जर्नी का रोल आपकी लाइफ में भी हो सकता है कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट, है ना। तो इन्होंने जो गलतियां की है, फिर इन्होंने कुछ सुझाव दिए, वो अपनी लाइफ में या फिर अपनी जर्नी में ज़रूर इन्वॉल्व करें, ताकि आप कम समय में सिलेक्शन ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये नोट्स के कुछ PDFs वगैरह और टेस्ट कॉपी की वहाँ पे इनकी डाल दूंगा, तो आप एक बार जरूर देखिएगा कि इन्होंने कैसे नोट्स बनाए थे, कैसे आंसर राइटिंग की थी, सारा कुछ। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक पॉडकास्ट के साथ में, किसी एक और कहानी के साथ में। और नेक्स्ट पॉडकास्ट किसका करना चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उनका भी पॉडकास्ट करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने की। चलिए मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में। नोट्स के लिए परेशान हो रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता
चाहे आपको एमपीपीएससी यूपीएससी का मेंस का चाहिए, प्री का चाहिए या टेस्ट चाहिए, रीजनेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है, वो भी घर बैठे। नीचे नंबर दिया गया है, इस पे आप वो सब मैसेज करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए, घर बैठे आपको रीजनेबल प्राइस में सारी चीज अवेलेबल हो जाएगी। चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं।